एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 5 कवर करेंगे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ में ये हमारा 5वां टॉपिक है। और इससे पहले हमारे 4 टॉपिक डल चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। टॉपिक वाइज सीरीज़ की बात कर रही हूँ। ये ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बाकी के टेस्ट भी लगा लीजिएगा जिन्होंने नहीं लगाए हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भूकंप के लिए जिम्मेदार बल है, इनमें से कौन सा बल है जो भूकंप के लिए जिम्मेदार है या फिर उसका कारक है? योर ऑप्शंस आर अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोनों ही बल जो हैं वह भूकंप के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, अंतर्जात बल व बहिर्जात बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों से भूपटल में उत्पन्न कंपन अथवा लहर को भूकंप कहते हैं। अतः भूकंप के लिए दोनों बल उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूकंप का प्राकृतिक कारण है? योर ऑप्शंस आर ज्वालामुखी क्रिया, परमाणु विस्फोट, बांध का निर्माण, खनन केंद्रों का धंसना। तो प्राकृतिक कारण की बात हुई है, यानी कि मानव निर्मित कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बांध का निर्माण, अब बांध कोई प्राकृतिक रूप से तो नहीं निर्मित किया जा सकता, एक मानव निर्मित प्रक्रिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो मेन रीज़न है प्राकृतिक वह है ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भूकंप के प्राकृतिक कारकों में विवर्तनिकी क्रिया व ज्वालामुखी क्रिया आदि जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो अगर ज्वालामुखी क्रिया की जगह पर ये ऑप्शन आ जाता है विवर्तनिकी क्रिया का, तो प्लीज़ आप लोग इस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, जबकि मानवीय कारणों में और कौन से रीज़न आते हैं देखिए, जैसे कि परमाणु विस्फोट हो गया, या फिर मानव द्वारा बांध निर्माण हो गया, या फिर खनन केंद्रों का धंसना हो गया, तो ये रीजंस मानव निर्मित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर भूकंप जोन, भूकंप मूल, अधिकेंद्र या फिर भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, तो जो भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र होता है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो भूकंप पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगें जहां सबसे पहले धरातल पर टकराती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर भूकंप जोन, भूकंप मूल, अधिकेंद्र या फिर भूकंप अधिकेंद्र। तो ऑप्शंस तो ऊपर जैसे ही हैं सेम, लेकिन इसको हम कहते क्या हैं? जहाँ पर पृथ्वी पर धरातल पर सबसे पहले जो तरंगें हैं वो टकराती हैं भूकंप की, उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंप कंपनों को सबसे पहले दर्ज किया जाता है या फिर भूकंप तरंगें सबसे पहले धरातल पर टकराती हैं उसे भूकंप केंद्र या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसकी स्थिति भूकंप मूल के ठीक लंबवत पृथ्वी पर होती है? ऑप्शंस हैं भूकंप जोन, भूकंप मूल, अधिकेंद्र या फिर भूकंप अधिकेंद्र। करेक्ट आंसर है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, भूकंप के दौरान अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के ठीक लंबवत पृथ्वी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली लहरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। ठीक है, तो इनको विभाजित किया गया है 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? वह 3 श्रेणियाँ आपकी पहली है प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें व धरातलीय तरंगें। ठीक है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? ऑप्शंस है प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें, धरातलीय तरंगें या फिर ये तीनों ही एक साथ पहुंच जाती हैं। तीनों तो नहीं, प्राथमिक तरंगें जो है सबसे पहले पहुंचती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जिनको हम पी वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगें या फिर पी वेव्स सर्वाधिक गतिमान व आवृत्ति वाली होती हैं और यह सिस्मोग्राफ स्टेशन यानी धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक तरंगें निम्नलिखित में किससे होकर गमन कर सकती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर उपयुक्त सभी में से गमन कर सकती हैं। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली आपका डी है, क्योंकि जो हमारी प्राथमिक तरंगें होती हैं वह
इन सब में से होकर गमन कर सकती हैं ठोस, द्रव या गैस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्राथमिक तरंगें ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों से होकर गमन कर सकती हैं। यह तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगें प्रकाश तरंग के समान होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें, धरातलीय तरंगें या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से भूकंपीय तरंगें प्रकाश तरंग के समान होती हैं, ठीक है। तो वह कौन सी हैं ये बताना है हमको। वह द्वितीय तरंगें हैं जो कि भूकंपीय तरंगें मतलब द्वितीय तरंगें जो होती हैं वह प्रकाश तरंग के समान होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, जिसको एस वेव्स भी कहा जाता है। प्रकाश तरंग के समान होती हैं। ये तरंगें तरल माध्यमों से होकर नहीं गुजर पाती, इसलिए सागरीय भागों में पहुंचने पर ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं? ऑप्शन है प्राथमिक तरंगें, सेम वही ऑप्शन है फिर से, ठीक है। बार बार ये ऑप्शंस पढ़ना भी सही नहीं है, जब तक सेम है तब तक मैं इनको नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका कि कौन सी वह भूकंपीय तरंगें हैं जो अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं? तो वह धरातलीय तरंगें होती हैं जो सबसे बाद में पहुंचती हैं। ओके, धरातलीय तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं क्योंकि इनका वेग सबसे कम होता है और यह जल तरंगों के समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो तरंगें होती हैं वह धरातलीय तरंगें ही होती हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। धरातलीय तरंगों का आयाम अथवा विस्तार जल व थल दोनों पर होता है, यहाँ सर्वाधिक होता है, इसलिए ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं तो उन्हें निगलेक्ट मत कीजिए, उनको भी ध्यान से देखिए। ऑप्शंस हैं बैरोग्राफ, सीस्मोग्राफ, टेस्लेग्राफ या फिर क्विकग्राफ। तो जो करेक्ट आंसर है वह सीस्मोग्राफ है, सीस्मोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन या इसकी तीव्रता को सिस्मोग्राम यंत्र द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का परिमाण किस स्केल द्वारा किया जाता है? ठीक है, या फिर किस स्केल द्वारा मापा जाता है? ऑप्शंस है डॉब्सन स्केल द्वारा, या फिर सफिर सिम्पसन स्केल द्वारा, या फिर रिक्टर स्केल द्वारा, या फिर डिक्टर स्केल द्वारा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वह आप लोगों का है रिक्टर स्केल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। इसका आविष्कार अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना, पूछा तो वैसे नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद रखना। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से कितने अंक तक के आधार पर मापा जाता है? ऑप्शन है 5, 10, 15 या फिर 20। ठीक है, तो इसको 10 अंक तक मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन निम्नलिखित में से किस स्केल से भी किया जाता है? ऑप्शंस हैं डॉब्सन स्केल, सफिर सिम्पसन स्केल, मर्केली स्केल या फिर डिक्टेटर स्केल। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका मर्केली स्केल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भूकंप की तीव्रता का मापन मर्केली स्केल से भी किया जाता है। मर्केली स्केल का आविष्कार जी मर्केली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ओके, आप लोगों के ऑप्शंस हैं सहभूकंपीय रेखा, सम भूकंपीय रेखा, ईसोजोनल रेखा या फिर आइसोक्विक रेखा। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है
उसको हम लोग कहते हैं समभूकंपी रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शंस हैं जेनॉन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर रेडॉन। ठीक है, तो वृद्धि जिसमें होती है वह रेडॉन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रिएक्टरोलॉजी, सिस्मोलॉजी, क्विकोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी। तो देखिए, जो हमारे भूकंप का अध्ययन होता है या फिर भूकंप से रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट्स कॉल्ड सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अग्निवलय भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी को, या फिर मध्य महाद्वीपीय पट्टी को, या फिर मध्य अटलांटिक पट्टी को, या फिर पूर्वी अफ्रीका की पट्टी को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अग्निवलय जिसको कहा जाता है वह है प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी को अग्निवलय भी कहा जाता है। यह विश्व का प्रमुख भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है। पृथ्वी के लगभग 63% भूकंप यहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोन तीव्रता की दृष्टि से भारत को, एक सेकेंड गलत हो गया, मैंने गलत बोल दिया, 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। ठीक है, गौरतलब है कि पहले 5 में बांटा गया था, लेकिन अब जोन 1 को हटा दिया गया है। सॉरी गाइज, आंसर सी करेक्ट है, मैंने डी बोल दिया था गलती से, तो करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप जोन 5 में आता है? ऑप्शन से पूर्वोत्तर भारत, हिमालय का ऊपरी भाग, कच्छ का रण या फिर उपरोक्त सभी आते हैं। सभी आते हैं क्या? देखिए, जो भूकंप जोन 5 की बात हो रही है, पूर्वोत्तर भारत, हिमालय का ऊपरी भाग और कच्छ रण तीनों ही आते हैं, इसलिए आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जोन 5 भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र हैं। यहाँ पर 9 या उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप आने की संभावना होती है। इसके अंतर्गत पूरा पूर्वोत्तर भारत, हिमालय के कुछ क्षेत्र, कच्छ का रण तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ऊपर जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप भी शामिल हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको भी उसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं अरबी, लैटिन, जापानी या फिर चीनी। तो जो सुनामी है वह जापानी भाषा का है शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के कौन इनमें से जिम्मेदार हैं? सुनामी के जिम्मेदार, ठीक है, सुनामी के कारक पूछे गए, मतलब ये हैं महासागरीय तली में भ्रंशन, प्लेटों में टकराव, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए, जो महासागरीय तली में भ्रंशन होता है और प्लेटों में टकराव होता है, ये दोनों ही रीज़न होते हैं किसके? सुनामी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑलराइट, सुनामी उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें होती हैं जिनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में भ्रंशन व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकंप से होती है। ऑलराइट, सो योर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति किस महासागर में होती है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति जो होती है वह प्रशांत महासागर में ही होती है। आप ऊपर पढ़ भी चुके हो, सॉरी ये सुनामी की बात हो रही है, ठीक है, वो भूकंप की बात की। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। 24 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे, जो कि सारे ही हमने कवर कर लिए हैं, और 5 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी पीडीएफ की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो पीडीएफ साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग वहाँ पर विजिट कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी आपके यूपीएसआई वगैरह जितने भी होते हैं, उन सब के लिए है ये टेस्ट सीरीज़। और अगर आप लोगों को साइट पे विज़िट नहीं करना है तो आप इस नंबर पर सारी जानकारी ले सकते हो, बाकी के टेस्ट से रिलेटेड भी, ठीक है, या फिर बाकी के कोर्सेज से संबंधित। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।